जो लॉज हैं और जो विश्व में जो लॉज हैं डायरेक्ट सेलिंग कह रहा हूँ, तो इनका आपने एक जबरदस्त कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा आप जनता को थोड़ा सा बताइए, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन्हें बताइए कि इस कंपैरेटिव एनालिसिस में आपका क्या क्रक्स निकला और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो रूल्स की हम बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं। Friends, very good afternoon to everyone, and thanks to this stage, Chat with Surinder Watts. सर ये बेसिकली ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये वाइडली डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड है। इसके ऊपर चर्चा और बातचीत तो सब लोग करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम हैं। और मैं मेरे परिवार की सेकंड जनरेशन हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमेशा मेरे मन में ये चीज़ चलती थी कि इसको लोग एज अ डिग्निटी या करियर ऑप्शन जब आप बताते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, पूछते और क्या कर रहे हैं, व्हाट एल्स। सो यहाँ पे कुछ रिसर्च या कुछ गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है, और उस चीज़ से मैंने इसमें पीएचडी करी। और जो मेरी पीएचडी रिसर्च में सामने आया कि ग्लोबली इसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज ने, यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इसके ऊपर स्पेसिफिक लॉज हैं और इंडिया में क्या लॉ है, इस पर मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी और कैसे हम लोग ग्लोबली वहाँ से बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया में कैसे इम्प्रोवाइज कर सके। क्योंकि जहाँ पे एक अच्छी रिसर्च के बाद में अगर प्रॉपर लॉज होते हैं, सरकार समर्थन करती है, जो चीज़ मेरी रिसर्च में आई। आप लोग जब बाहर पोस्टर देखने आएंगे तब मैं आपसे रूबरू जरूर बात करूंगा, आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो जहाँ पे सरकारें इसके ऊपर प्रोत्साहन देती हैं, प्रॉपर लॉ लीगल फ्रेमवर्क होता है, तो वो इंडस्ट्री आसमान छूते देर नहीं लगाती। सो ये एक मेरी रिसर्च से निकल के आया है। थैंक यू डॉक्टर गोपालम। स्वाति आप पे चलेंगे। तो आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम में से सभी लोग इस समस्या से जूझते हैं कि डायरेक्टर लोग आ तो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में, लेकिन वो टिकते नहीं है ना। थोड़े समय बाद कभी इधर उधर चले जाते हैं या कई बार छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। तो आपकी जो स्टडी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आप अपनी स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उससे कैसे हम इसका समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जी, पहले तो हमने ये देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रही है। लास्ट कुछ डेकेड्स में इंडस्ट्री ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। पहले गाइडलाइंस नहीं थी, रूल रेगुलेशंस नहीं थे। लोगों का ये मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम एक ही है, और कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव रिसेप्शन रहा है लोगों का। वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडस्ट्री में आते थे, इंडस्ट्री में कुछ समय व्यतीत करते थे और इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते थे, बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते थे, और वो लोग एक नेगेटिव परसेप्शन इंडस्ट्री का लेके जाते थे। तो जो हमारी रिसर्च है ये इसी पे ही है, क्योंकि देखिए चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उसको सॉल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। गाइडलाइंस आने से, रूल्स रेगुलेशन आने से एक हिम्मत मिली है इंडस्ट्री को, वैसे ही जो और चुनौतियाँ हैं उसका समाधान निकालने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी रिसर्च है, हमारी रिसर्च है, इसके ज़रिए हम उन तथ्यों के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है या फिर छोड़कर चला जाता है। इससे इंडस्ट्री और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं या मैं कहूँगी लीडर्स हैं, उन दोनों का ही फायदा होने वाला है। लीडर्स को समझ आएगा कि किस तरह से हम अपने डाउन लाइन को अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रख सकेंगे, ऐसा हमें क्या करना चाहिए और ऐसी कैसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि उसको फुलफिल करेंगे तो वो हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। और जो इंडस्ट्री को जो हमारा ये जो रिसर्च का रिजल्ट है वो एक तरह से सजेशन देगा, उन्हें समझ आएगा कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे क्या चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर्स उनसे क्या चाहते हैं। जब उन्हें ये पता लगेगा कि अच्छा इन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूटर खुश है और इन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूटर नाराज है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को और बेहतरीन करने के लिए उन पर एक्शन ले सकेंगे। तो यही सर मेरी रिसर्च है। थैंक यू। तो आप लोगों को लगता है कि इस रिसर्च से हमें फायदा होगा या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा? राइट। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंडस्ट्री को तो फायदा होगा, लेकिन कई बार हमें लगता है कि इंडस्ट्री का फायदा तो हो रहा है, चलो मेरा क्या फायदा है ना। हम अपने फायदे को इतना नजदीक से देखने लग जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। स्वाति स्ट्रगल कर रही है अपना क्वेश्चनर भरवाने के लिए 6 महीने से, लेकिन क्वेश्चनर लोग नहीं भरते। हमें 500 लोगों का मतलब क्वेश्चनर भरते हैं, वो क्वेश्चनर 500 लोग नहीं भर रहे हैं। तो आप में से भी कुछ लोगों को क्वेश्चनर मिला होगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भरिए ताकि हम नए से नई रिसर्च लाके नए से नए सॉल्यूशन इंडस्ट्री को दे सके। इंडस्ट्री है तो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी है तो हम है, इतना ध्यान रखिएगा। राइट। तो इंडस्ट्री से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। ज्योति मैम, आपने रिसर्च किया है कंज्यूमर बिहेवियर, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है मेरा है,
और आप डायरेक्ट सेलिंग में स्पेसिफिकली कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें और ट्रेडिशनल जो कंज्यूमर बिहेवियर उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं? आपकी स्टडी किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा आप बताइए लोगों को। नमस्कार साथियों, मैं जो रिसर्च कर रही हूँ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कर रही हूँ। और कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी प्रोडक्ट को लेके। और कई बार हम ये गलती कर लेते हैं कि जैसा नॉर्मल ट्रेडिशनल उसमें हो रहा है, कई लोग सेल्स उसी डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर होता है और आपके डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट, जो कंज्यूमर है आपका डिफरेंट सोच लेके आता है, परसेप्शन उनका अलग होता है। तो डिटेल तो आपको बाहर पोस्टर में मिलेगा, पर थोड़ा आइडिया मैं दे देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान कब खरीदता है, जब उसको लगता है कि परसीव कॉस्ट जो है उसकी परसीव वैल्यू से कम है या परसीव्ड वैल्यू उसकी ज़्यादा है। उसे लगता है कि हाँ मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, वो किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके देन ही विल बाय द प्रोडक्ट। एंड इससे फायदा इंडस्ट्री को क्या आने वाला है, कंपनी को जब पता चलेगा कि व्हाट कंज्यूमर वांट्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो एज ए डायरेक्ट सेलर हैं, जो डीएस हैं, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, कुछ पार्ट उनको प्ले करना होता है, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज का कुछ और उनको नॉलेज का, वो सारा उनको अगर उस पर स्टडी करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो वो इजीली इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा आप जानते ही हैं, लो चेंज हो चुके हैं, अब हमारा फेवरेबल टाइम आ गया, तो परसेप्शन हमने ही चेंज करना है, आपने और कंपनी ने। कंपनी तो बाद में आती है, पहले आप होते हैं। थैंक यू मैम। और हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि परसेप्शन से क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की परसेप्शन चेंज होगी, इसको एक एक्सेप्टेबल करियर ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा, वैसे ही हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो हिंदुस्तान आज 11वें नंबर पे है दुनिया में, उसको 1 नंबर पे पहुंचते हुए समय नहीं लगेगा। हम अभी खुश हो सकते हैं कि 19,000 करोड़ की टर्नओवर है, कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। और अब समय आ गया है कि जो प्रोफेशनलिज्म को लेके डायरेक्ट सेलिंग में वैल्यूज की आप बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा सा नटशेल में आप बताइए हमारे दोस्तों को कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनलिज्म से क्या फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, जब मैं पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शूलिनी यूनिवर्सिटी से कर रही थी, तब हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप थी। उस दौरान मैंने प्रोफेशनलिज्म पे सर्वे किया। और सर मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो है मतलब कि एक पर्टिकुलर फील्ड में या इंडस्ट्री में अगर कोई एक स्पेशलाइज नॉलेज, ट्रेनिंग और एक एक्सपर्टाइज कर लेता है, और उसी फील्ड के अंदर जब वो एथिकली प्रैक्टिस करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, जब वो एथिकल प्रैक्टिस फील्ड में करता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रोफेशनल्स वर्किंग विद प्रोफेशनलिज्म, राइट। तो सर जब जैसे मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और जब भी मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ फील्ड के अंदर, तब मुझे भी एक कोड ऑफ एथिक को फॉलो करना पड़ता है और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सेट किए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसको मुझे फॉलो करना पड़ता है और कंडक्ट करना पड़ता है। और जैसे दूसरे प्रोफेशंस में जैसे हो गए लॉज, एडवोकेट्स जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, गवर्न करती है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको रेगुलेट करती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमें प्रोफेशनलिज्म को लाना है तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना और लाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब ये सेट एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशन एंड लॉज की अगर बात करते हैं आ गए हैं, तो एक ऐसी सेंट्रल बॉडी जो कि इसको गवर्न कर सके, रेगुलेशन कर सके, उसको भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो सर मेरी रिसर्च यही कहती है कि एक डायरेक्ट सेलर अगर सर एजुकेशन देखा जाए तो हर एक फील्ड में बहुत सी जगह पे है, और लेकिन है वो लीडर ड्रिवन, मतलब लीडर जब सफल हो जाते हैं तो अपने हिसाब से वो एक सिस्टम देते हैं और उसी को लेते हुए एक डायरेक्ट सेलर सफल होता है। लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है
कोई ऐसा एक सिस्टम जिसमें हम प्रोग्रेशन पाथ दे सके, एक डायरेक्ट सेलर को ऐसा फील करवा सके कि वो हमारे साथ एक मतलब कंपाइल फील करवा सके और वो 100% इसमें सफल हो जाए। तो मुझे लगता है सर, अगर एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनलिज्म बनना है तो इसको एथिकली प्रैक्टिस करे, और इसी के साथ मेरी यही रिसर्च लाती है। और जिनको भी ये डिटेल में जानना है तो वो पोस्टर के पास ज़रूर आ सकते हैं। और सर फाइनली एक मैसेज देना है, फ्रॉम नॉलेज टू नोबिलिटी वी आर गोइंग, राइट? सो प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग विच इज engine, and values are something which is like a steering of the car. Very good, very good, very good. Professionalism is the engine और values आपका steering है। बहुत बढ़िया बात आपने की जानकी मैम। एंड हम भी ये मानते हैं, हम बहुत सारे लोग हम वाई के ऊपर बहुत फोकस रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का वाई हम फाइंड आउट करें और वाई पे इंडस्ट्री